अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। एमजीटी 111 की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा 8वां लेक्चर है, जिसमें हम सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से पिछले लेक्चर में हमने ये शुरू की थी कि सब कॉन्टिनेंट में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या जो है सीन रहा है। तो हमने शुरू किया था जो है मौर्य दौर से, अबाउट ने इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और हम पहुँचे थे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एंटर हो चुकी है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ का जो है वो निज़ाम संभाला। उसके बाद 1857 में जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, और ये एक टर्निंग पॉइंट था सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में इस पर्सपेक्टिव से, एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वजह जो यहाँ पे सिस्टम था, इंडिपेंडेंस की जो वार हुई थी, इसमें ब्रिटिश जो थे उन्होंने ये कोशिश की कि मतलब सब कॉन्टिनेंट को मतलब डिवाइड कर दिया 2 रिलीजियन में। क्योंकि वो उनकी ये कोशिश थी कि अगर हम 2 मज़हब अगर मुख्तलिफ हो जाएंगे ना, मतलब हिंदू और मुस्लिम अगर अलग अलग होंगे, आपस में लड़ेंगे, 2 मुख्तलिफ हो जाएंगे, तो ज़रा इनका ध्यान हमसे हट जाएगा। तो इनका शुरू से ही कोशिश यही रही थी यहाँ पे एंटर होते ही कि सबसे पहले उन्होंने आपस में लड़ाया। यानी कि उससे पहले हम देखते हैं कि इख्तलाफात मौजूद थे, लेकिन बरसगीर के लोग मिलजुल के रहते थे। लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा तफ़रक़ा पैदा हुआ, ये इन लोगों की वजह से पैदा हुआ था, इन्होंने, क्योंकि ये इस थ्योरी के साथ यहाँ पे आए थे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ब्रिटिश ने ये भी कोशिश की कि उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम बनाया, उसमें वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे जो लोकल अवाम है यहाँ की वो राइज़ करे। यानी उसमें उनका यही था कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे लोग होंगे वो ब्रिटिश होने चाहिए, ताकि उनके रूल में कोई भी जो है जिस तरह से वो रूल करना चाहिए इस इलाके में रूल कर सके। ठीक है, इसके अलावा जैसे जैसे वार स्प्रेड होती गई, बढ़ती गई, ये रियलाइज़ किया गया कि जो कंपनी है वो मैनेज नहीं कर पा रही इलाके को। इस वजह से जो है वो लंदन से जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को यहाँ पे जो है वो स्टेप किया गया, और उन्होंने बर्तन जो ब्रिटिश थे उन्होंने खुद हुकूमत संभाल ली यहाँ पे। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था कि ये सारे मफाद ही चेंज हो गया, यहाँ के हुकूमत करने का मकसद ही चेंज हो गया, यहाँ के लोगों को गुलामी की तरफ लेके जाना था। इस वजह से जितना भी हुकूमत का सिस्टम बनाया गया वो इस सारी चीज़ों की अक्कासी करता था कि जनाब ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि यहाँ की पब्लिक जो है वो ऊपर ना आए, और इस तरीके का सिस्टम हो कि ये हमारे नीचे ही रहें और इनको अच्छे से रूल किया जा सके। तो सारा सिस्टम इस बेस पे बना, इस वजह से एक टर्निंग पॉइंट था यहाँ के इलाके के लिए। फिर 1858 में बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बनाया गया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहा जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये पास किया था, और ये बाकायदा पहला एक्ट है बरसगीर के लिए, जो मतलब कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट था, जो यहाँ के लिए आइन एक बाकायदा बनाया गया। ठीक है, तो उस वक्त क्या है कि जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होता था उसके पास पूरी पावर थी, जिसे जो पहले कंपनी के पास पावर थी ना सारी, अब वो एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो था इलाके का, उसके पास सारी पावर थी कि वो लोकल को मतलब किस तरह उसने पावर को यूज़ करना है, किस तरह लोकल लोगों को उसने सप्रेस करके रखना है, हर चीज़ उसके पास थी। ठीक है, फिर उसके बाद एक काउंसिल बनाएगी 15 मेंबर्स की। ठीक है, उसके उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसमें उन्होंने मतलब बिज़नेस रिलेटेड सारी जितने भी जो है थे रिलेटेड जितनी चीज़ें थी उनको कनेक्ट करने की कोशिश की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन यूके, मतलब लंदन में जो है वो एक मतलब ये बाकायदा काउंसिल बनाएगी, और उसमें उन्होंने हर चीज़ मतलब बिज़नेस रिलेटेड जो है वो इसमें देखी, और ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट जो है वो। उसके अलावा जो मतलब इन्होंने ये भी कहा कि मतलब जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि मतलब यूनिटरी हुकूमत होनी चाहिए। फिर नीचे प्रोविंशियल लेवल पे जो गवर्नमेंट डिवाइड की गई है वहाँ पे पावर डिल्यूट की जाए, ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी रहे और उसकी डायरेक्शन के हिसाब से ही काम करे। ऐसा नहीं होगा कि जो सूबे हैं वो अपने हिसाब से करेंगे, नहीं, जो ऊपर से आर्डर आएंगे उसके हिसाब से की जाएगी, और सूबों को जो डायरेक्ट कर रहे होंगे वो गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है, यानी कि सारा कंट्रोल जो है सब कॉन्टिनेंट का वो लंदन के हाथ में था। ठीक है, यानी वहाँ से सारी पॉलिसीज़ बन के आ रही थी, वहीं से जो है यहाँ का गवर्नर जनरल अपॉइंट होता था। पूरा कंट्रोल जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के पास जो था वो भी जो है वो जवाबदेह था किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को था। तो यानी इन शॉर्ट हर चीज़ वहाँ पे डिस्कस होती थी, वहीं से डिसाइड होती थी और यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती थी। फिर जो इनिशियल स्ट्रक्चर था सिविल सर्विस का यहाँ पे मौजूद, वो वही था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, ज़ाहिर सी बात है इनिशियली वहाँ के जितने लोग थे वो सारे मर्सेंटाइल सर्विस के थे। क्यों, ताजर थे, सारे तजारत के लिए आए थे तो वो ताजर थे। और बाद में क्या, फिर जो लोग आए बीच में वो कौन से, इंपेरियल सर्विस के थे, यानी कि शाही ख़ानदान से कह सकते हो, या शाही जिन्होंने वहाँ पे बादशाहत की थी या वहाँ पे जिस तरह उन्होंने रूल किया था वही रूलर्स यहाँ पे आए थे। ठीक है, यानी कि पहले ताजरों ने हुकूमत की थी और उसके बाद जो है वो इंपेरियल सर्विस के लोग यहाँ पे आए। तो जब ये ड्यूरिंग जो ब्रिटिश रूल का जब चल रहा था टाइम, तो उस वक्त जो सिविल सर्विसेज जो ईआईसी की थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो थी वो चेंज हो गई कॉलोनियल रूल के हिसाब से, यानी कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बदलती गई फिर चेंजेस किए जाते रहे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब काम करती थी तो उन्होंने क्या किया हुआ था, डिवाइड किए हुए थे जो एम्प्लॉयज़ थे 2 तरीके से। एक उनके कॉन्विनेंटेड एम्प्लॉयज़ होते थे और एक होते थे अनकॉन्विनेंटेड एम्प्लॉयज़। कॉन्विनेंटेड एम्प्लॉयज़ वो होते थे जो बाकायदा साइन करके आए हुए थे कंपनी के साथ, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, उनको बाकायदा जो है वो मतलब बिला वजह निकाला नहीं जा सकता था, उनकी सैलरी वगैरह फ़िक्स थी, हर चीज़
फिक्स थी, और जो अनकन्वेंटेड थे वो बगैर किसी एग्रीमेंट के आए हुए थे, उनको विदाउट एनी बेनिफिट किसी भी वक्त निकाला जा सकता था, रिमूव किया जा सकता था, कि कोई मतलब एतबार नहीं था उनकी नौकरी का। ठीक है। उसके बाद जो एचिसन कमीशन एक बना 1886 1887 में, इसने रिकमेंड किया कि जो डिस्टिंक्शन है कन्वीनियंटेड और अनकन्वीनियंटेड सर्विस की, इसको ख़त्म की जानी चाहिए और बाकायदा एक इम्पेरियल सिविल सर्विस बनाई जानी चाहिए। यहाँ पे ये ख़त्म हो जाए, ये जो आधे लोगों को सेटिस्फेक्शन है जॉब की और आधे लोगों को नहीं है। ठीक है। तो इन्होंने जो है वो इम्पेरियल सिविल सर्विस का एक ऑप्शन दिया, जिसको बाद में जिसका नाम चेंज करके इंडियन सिविल सर्विस रख दिया गया। ठीक है। तो इस कमीशन ने साथ ये भी जो है वो रिकमेंड किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया जाए, पब्लिक सिविल सर्विस भी होनी चाहिए। यानी जिस तरह ऊपर मतलब सेंट्रल सिविल सर्विस होगी, इस तरह प्रोविंशियल लेवल पे भी सिविल सर्विस होनी चाहिए, वहाँ पे भी इसी तरह की हायरार्की मौजूद है जो प्रोविंशियल लेवल पे चीज़ों को संभाले। तो इंडियन सिविल सर्विस जो ऑर्गेनाइज़ की गई वो इस प्रिंसिपल पे थी कि इंटीग्रिटी और एबिलिटी, यानी जिसके पास जो एबिलिटी होगी और इंटीग्रिटी होगी वही मतलब इस लेवल पे आएगा। ठीक है। ये इसके लिए बाकायदा जो स्टैंडर्ड सेट किए गए वो ये था कि मतलब ऑनेस्टी के साथ और एक सिस्टम कंडक्ट किया जाएगा जिसके ज़रिए जो है वो पावर मिलेगी लोगों को और मतलब वो आएंगे ऊपर। ठीक है। अब इस इंडियन सिविल सर्विस की ट्रेनिंग के लिए सब कॉन्टिनेंट में ईस्ट इंडिया कॉलेज बनाया गया 1806 में। यानी इनकी ट्रेनिंग के लिए बना कहाँ पे था? इंग्लैंड में बना था, हेल्ब्रे इंग्लैंड में बनाया गया एक कॉलेज के मतलब जिन लोगों ने सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत करनी है, इंडियन सिविल सर्विस में जिन्होंने जॉब लेनी है, उनकी जो कैरियर की ट्रेनिंग थी वो वहाँ पे होती थी। ठीक है। अब इस जो बनाया था शुरू में, इसमें एंट्री जो थी इस कॉलेज में वो सिर्फ उन लोगों को मिलती थी जो नेचुरल बॉर्न ब्रिटिश थे, यानी कि यहाँ के सब कॉन्टिनेंट के लोगों का कोई वहाँ पे हक नहीं था जाने का। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1853 में उसने मतलब प्रोवाइड की, ये यंग मैन जो सब कॉन्टिनेंट के थे ये भी कम्पीट कर सकते हैं कॉलेज में एंट्री के लिए, एग्ज़ाम दें, और उसके बाद रिस्पेक्ट मतलब इनको मतलब एक बार ये इजाज़त मिल गई कि हाँ ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुस्लिम है कोई नॉन मुस्लिम है, वो कहाँ पैदा हुआ है। तो ये जो है शुरू में तो जब 1806 में बनाया गया था तब तो इजाज़त नहीं थी, लेकिन 1853 में चलो यहाँ के यंग नेशन को भी इजाज़त मिल गई कि ये भी दाखिला ले सकती है। लेकिन क्या था कि स्कॉलर्स वहाँ के थे, पढ़ाई वहाँ की थी, रूल्स वहाँ के थे, तो यानी जो यहाँ से भी पढ़ने जाते थे वो क्या थे, ब्रिटिश ही बन के आते थे, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता था इस चीज़ से। लेकिन क्या है कि फिर भी गए यहाँ से लोग पढ़ने के लिए काफ़ी गए, और मोस्टली नॉन मुस्लिम्स ही गए थे, क्योंकि मुस्लिम ज़रा जो है वो इस चीज़ से ज़्यादा सिक्योर रहते हैं कि मतलब गोरों की यूनिवर्सिटी और ये वो चीज़, तो ज़्यादा मुस्लिम्स नहीं गए थे, नॉन मुस्लिम ही गए, लेकिन ये है कि इजाज़त मिल गई। उसके बाद इंडियन सिविल सर्विस का एक्ट आया 1861 में, उसने ये कर दिया कि रूल ऑफ सीनियोरिटी बनाया कि और मतलब जो प्रमोशन होगा से उसका एक क्राइटेरिया मौजूद है, यानी ऐसा नहीं है कि जो मतलब एम ही मतलब हो सकता है, और उसके अलावा जो अपॉइंट किए जा सकते हैं बाहर से भी लोग जो है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं, जो अहल होगा ना वही सिविल सर्विस में आएगा। तो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया 1926 में रिक्रूट करने के लिए, इस मतलब कि कौन किसको जो है वो सर्विस मिलेगी, इसके लिए बाकायदा ये जो है पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया 1926 में। फिर उसके बाद 1935 में एक एक्ट आया, इस एक्ट के तहत सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया, यानी किसी भी ऑफिसर को बिला वजह नहीं निकाला जा सकता, उसकी जॉब को सिक्योर किया गया। यानी अगर किसी पर कोई इल्ज़ाम वगैरह लगता है तो उसके पास ये राइट है कि वो सेक्रेटरी स्टेट को जो है वो अपील कर सकता है अपने राइट के लिए, अपने मतलब मफाद में बात कर सकता है, अपने आप को क्लियर कर सकता है। यानी ये एक तरीके से इन्होंने सिस्टम बनाया। इसके अलावा इन्होंने जो काम किया, इन्होंने लॉ क्रिएट करने के लिए बहुत कोशिश की, फाइनेंशियल लेवल से बहुत कोशिश की, एजुकेशन लेवल पर रेलवे को, लेकिन इन्होंने हर जो सिस्टम बनाया वो सिर्फ अपने मफाद के लिए था। इन्होंने रेलवे सिस्टम को इम्प्रूव किया सिर्फ इसलिए कि यहाँ से जितना एग्रीकल्चर होता था ना, जितनी क्योंकि कास्ट यहाँ की अच्छी थी, तो इन्होंने रेलवे को इम्प्रूव किया, क्यों? ताकि यहाँ से वहाँ चीज़ों को शिफ्ट कर सकें। इन्होंने एजुकेशन को इम्प्रूव किया, लेकिन सारा क्या सिलेबस जो था गोरों का था। इन्होंने फाइनेंशियल तरीके से कोशिश की, लेकिन इसलिए कि इनका रेवेन्यू जो है वो बढ़े। इन्होंने लॉ को क्रिएट करने की कोशिश की सिर्फ इसलिए कि ये कंट्रोल रख सकें, यानी कि इन्होंने जो कोशिश की उसके पीछे इनका मकसद और होता था। ठीक है। तो ये एक सिस्टम, और जो आज पुलिस का सिस्टम मौजूद है ये भी उनके बनाया हुआ सिस्टम था, जो 1861 में एक एक्ट आया था पुलिस सिस्टम। उन्होंने ये कहा था कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ पुलिस होना चाहिए, जिसका एक मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सुप्रिटेंडेंट होगा पुलिस का, और उसके नीचे मतलब डिप्टी सुप्रिटेंडेंट होगा, फिर उसके नीचे इंस्पेक्टर्स होंगे, और एक सिस्टम बाकायदा इन्होंने सेटअप किया था। और यही सिस्टम सेम नामों के साथ आज भी मौजूद है पाकिस्तान में पुलिस का जो सिस्टम है। तो इन्होंने ये बाकायदा एक सिस्टम बनाया था। उसके बाद जो है वो 1883 में जो है वो इंडियन लॉ कमीशन बनाया गया, जिसमें मतलब कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करने की और जो पुलिस इस्टेब्लिशमेंट है इनके बारे में, यानी इनको जो पावर दी जाएगी, ये रूल कर सकते हैं, इनको जो पावर दी गई है, जुडिशरी सिस्टम किस तरीके से होगा, किस तरीके से लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये सारा सिस्टम इसमें मौजूद था। ठीक है। यानी कि बाकायदा एक पैनल बनाया गया था। उसके बाद दो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया, जिसने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया एजुकेशन सिस्टम को। मतलब यहाँ पे इसकी वजह से जो है वो बरसगीर में भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनाएगी, कॉलेज वगैरह बनाएगी। लेकिन क्या ही था, बात वही थी कि सिस्टम इन्होंने वही अंग्रेज़ों वाला लाने की कोशिश की, सिलेबस वही पढ़ाने की कोशिश की थी। फिर जब पार्टीशन हुई, जब पाकिस्तान बना, तो उस वक्त कंडीशन ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है सारा जो सिस्टम मौजूद था वो वहाँ का मौजूद था।
ठीक है। और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। क्यों? क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग यहाँ के थे, क्योंकि अंग्रेज़ तो सारे चले गए, पीछे कौन बचा? हिंदू और मुसलमान बचे। और जो उनमें से पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे, या जो प्रोफेशनल थे, जो सीख के आए हुए थे, वो मोस्टली नॉन मुस्लिम थे, मुसलमान इतने थे नहीं, ठीक है। और जब अलग-अलग हुए तो अब पाकिस्तान के पास तो नॉन मुस्लिम तो नहीं रहेंगे, ज़ाहिर सी बात है, मुस्लिम जो थे। तो मुस्लिम यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की तादाद, या जो सिस्टम वो छोड़ के गए थे अंग्रेज़, अब सिस्टम तो वो बना के चले गए, लेकिन चलाने वाले साथ ले गए, तो वो सिस्टम चलाने वाला बंदा ही कोई नहीं था हमारे पास। तो यानी अगर हम देखें कि जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे मुल्क में आई, ये जो सिस्टम हमारे पास जब पाकिस्तान बना, तो क्या क्या हमारे पास जो है वो उस वक्त सबसे बड़े प्रॉब्लम्स थे। सबसे पहला था कि डेर्थ ऑफ ट्रेंड लेबर। जैसी बात है, हमारे पास जो है वो ट्रेंड आवाम नहीं थी, हमारे पास ना सिविल सर्वेंट थे, ना डॉक्टर थे, ना इंजीनियर थे, कुछ भी नहीं था, ठीक है। मतलब एक बहुत बड़ा जो है वो कमी थी, बहुत बड़ी कमी थी हमारे पास ट्रेंड लोगों की इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 100 सिविल सर्वेंट्स थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। अब पूरे मुल्क को चलाना और सिर्फ सिविल सर्वेंट्स 100 हमारे पास, खुद सोचने के हालात कैसे होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास रिफ्यूजीज़, वसाइल नहीं थे। क्यों? क्योंकि हज़ारों लोग जो बेसर समानी की हालत में इंडिया से पाकिस्तान आए थे, तो उसके अलावा जो यहाँ के लोग थे, इसकी वजह से हज़ारों लोगों को वसाइल, बिल्कुल वसाइल की कमी हो गई, कोई चीज़ नहीं थी हमारे पास। उसके बाद फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास, जब पाकिस्तान बना कोई इंडस्ट्री नहीं थी, रोड सही नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, किसी चीज़ की भी मतलब प्रॉपर से वो चीज़ मतलब नहीं थी हमारे पास। और अगर जो थे तो उनको चलाने वाला कोई नहीं था। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था हमारा, और ये सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि हमारे जो कायदे आज़म, जो हमारे कायदे थे, जिनकी लीड में पाकिस्तान बना, 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई। तो हमारे मुल्क का बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेट बना, यानी कि बाकायदा आइन जिसे कहते हैं 1973 में बना, जो आज भी हमारा चल रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो 2 पीछे कोशिशें की भी गई तो वो चल नहीं सका। तो ये इस वजह से, जो बाकायदा जब तक आइन ना हो, एक मुल्क को चलाना बहुत मुश्किल होता है। एक आइन नहीं होगा तो मुल्क को कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल नहीं करेंगे यानी पता ही नहीं होगा कि किसके पास क्या पावर है। तो ये चीज़ें जो थी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पाकिस्तान जब बना उस वक्त। ये 4 बहुत बड़े प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद क्या प्रॉब्लम हुई, सिविल सर्विस को किस तरीके से जो है वो बनाया गया, या जो आज स्ट्रक्चर मौजूद है हमारी सिविल सर्विस का, ये क्या है, किस तरीके से अब तक हम इसको मैनेज करके लाए हैं, इस सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी लगी है तो क्यूट सा कमेंट कर दें, और अगर कोई क्वेश्चन है तब भी कमेंट कर दें। अगर आप चाहते हैं कुछ चेंजेस हो, कुछ इंप्रूवमेंट हो, तब भी आप अपने सजेशन ज़रूर दिया करें, ताकि जो है वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। उसके अलावा दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।